धानी बाहर किचन में आ गई। वो सोचने लगी कि नील को सच में कुछ याद नहीं है या वो नाटक कर रहा है। पर नाटक करने का कोई कारण उसे नज़र नहीं आ रहा था। नील ने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी थी। वो तो स्वयं अपने प्यार को पाना चाहती थी, लेकिन इस तरह उसे उसका प्यार मिलेगा उसने सोचा नहीं था। अंदर से नील के कराहने की आवाज़ आ रही थी। वो जल्दी से नींबू पानी बनाकर ले गई और नील को पिलाने लगी और कहने लगी, कुछ देर आराम कर लो, फिर मैं तुम्हें दवाई देती हूँ। नील ने बच्चों की तरह उसकी बात मान ली और बिस्तर पर लेट गया। वो सारा दिन नील सोता रहा। उसने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली थी। सारा दिन धानी उसकी देखभाल करती रही। शाम को उसकी तबीयत कुछ ठीक हो गई थी। तब तक धानी तैयार हो गई थी अस्पताल जाने के लिए। वो धानी के पास आ गया। क्या हुआ? धानी ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसे देखा। पूछोगी नहीं कि क्या हुआ था? क्या हुआ था? धानी ने अनजान बनकर कहा। वो शेफाली का बॉयफ्रेंड नवनीत है। वो मुझसे प्यार नहीं करती। नील रुआंसा हो रहा था। उसको देखकर धानी को उस पर तरस भी आ रहा था। अच्छा, पर धानी ने सहजता से कहा। और वो बहुत हैंडसम है, बिल्कुल शेफाली के नाप का। नील बच्चों जैसे बोल रहा था। तुमसे भी ज़्यादा? न जाने कैसे धानी के मुंह से निकल गया। हाँ, मुझसे भी ज़्यादा। फिर वो कुछ सोचने लगा। क्या मैं तुम्हें हैंडसम लगता हूँ? पता नहीं। धानी वहाँ से उठने लगी। धानी बताओ यार, क्या मैं तुम्हें हैंडसम लगता हूँ? नील जिद करने लगा। बिल्कुल नहीं, गधे हो तुम। मैं जाऊँ, कैब आ गई है, धानी ने कहा। हाँ जाओ, गधा तो हूँ, तभी तो उसको स्कूल छोड़ने जाता था। नील ने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा। रोज़? धानी ने कहा। हाँ हाँ रोज़, और उसे वापस घर लाने को भी तैयार था। वो तो मेरा टाइम नहीं मैच कर रहा था, वरना हज़ारों का पेट्रोल और फूंक देता। नील गुस्से में था। एक बात बताओ, तुम्हें यह बुरा लग रहा है कि तुमने पेट्रोल खर्च किया उस पर, हालांकि तुम कंजूस नहीं हो। धानी हंस रही थी। तुम हंस लो, पर एक बात बताओ कि कल रात तुम अस्पताल नहीं गई थी क्या? नील ने कहा। मेरी कैब आ गई है, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय। कहते हुए धानी बाहर निकल गई। वो रात के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। कुछ जवाब नहीं दिया और चली गई। नील अपने आप से कहने लगा। धीरे धीरे नील भी संभल गया था। शेफाली अभी भी उससे मिलती तो वो उसे अनदेखा कर देता था। नील जी, आज आप मुझे स्कूल छोड़ देंगे? एक दिन फिर से शेफाली ने कहा तो नील ने साफ इनकार कर दिया। शेफाली, दरअसल मुझे आज उस तरफ जाना ही नहीं है। ठीक है नील जी, शेफाली ने कहा, पर वो समझ गई थी कि नील उसे इग्नोर कर रहा है। उसके बाद उसने भी अपना रास्ता बदल लिया। उस दिन नील ऑफिस गया तो राधा ने उसको अपने कमरे में बुला लिया। वो उससे काम की बातें करने लगी। फिर अचानक से कहने लगी, नील, तुम्हें नवनीत कैसा लगा? जी। नील को आशा नहीं थी कि राधा उससे इस तरह की बातें करेंगी। तुम तो उससे मिल चुके हो ना? राधा ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जी हाँ, वो अच्छा लड़का है। वैसे मैं उससे एक बार ही मिला हूँ, लेकिन अगर शेफाली उसे पसंद करती है तो कुछ सोचकर ही किया होगा। नील ने स्पष्ट उत्तर दिया। हाँ, राधा सोच में पड़ गई। क्या हुआ मैम? वैसे तो वो एयरफोर्स में है, सब कुछ ठीक है, पर सरदार है, राधा ने कहा। आप भी इन पुरानी बातों को मानती हैं? ना चाहते हुए भी नील कहने लगा। एक बात कहूँ? राधा ने कहा। जी कहिए। शेफाली के लिए मेरी पहली पसंद तुम थे, राधा ने कहा। जब मुझे पता चला था कि तुम्हारे फ्लैट में तुम्हारे साथ कोई रहता है तो मुझे बहुत बुरा लगा था, पर फिर पता चला कि वो सिर्फ फ्लैट में आधी किराएदार है, तो मैंने मन में सोच लिया था कि तुम्हारी और शेफाली की जोड़ी ठीक रहेगी। लेकिन, कहकर राधा चुप हो गई। लेकिन क्या मैम? नील को आश्चर्य हो रहा था राधा की बातें सुनकर। लेकिन मुझे पता चला कि तुम शेफाली को अपनी बहन मानते हो, तो मैं चौंक गई थी। इसलिए मैंने तुमसे कभी बात नहीं करी, कहकर राधा चुप हो गई। क्या बहन? नहीं, नील अटक रहा था, पर फिर वो कहने लगा। जी मैम। वो मन में कहने लगा, बहन कब से मानने लगा था उसको? ये गलतफहमी कैसे हो गई उसको? चलो ठीक है, उसके भाग में नवनीत ही होगा। एनीवे, तुमसे बात करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है, और अब मैं शेफाली के पापा को भी मनाने की कोशिश करूँगी, राधा ने कहा। एक बात पूछूं मैम? नील ने कहा। बोलो, क्या बात है? वैसे तो मैं भी महाराष्ट्र का नहीं हूँ, फिर आपने मेरे बारे में कैसे सोच लिया था? हाँ, बस सोच लिया था, पर तुमसे बात तो नहीं करी, क्योंकि तुम्हारे साथ बात करने के लिए
ये भी एक रुकावट ही थी। पर अब सब कुछ साफ हो चुका है। मैं हर हाल में शेफाली के पापा को मना लूँगी, राधा ने कहा। ऑल द बेस्ट मैम। आई होप कि नवनीत भी आपकी पसंद की कसौटी पर खरा उतरे, कहकर नील बाहर आ गया और लंबी और गहरी सांसें लेने लगा। उसे लगा कि उसके सर से एक बोझ उतर गया है। उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। नील का मन नहीं कर रहा था कि वो ऑफिस जाए। वैसे भी धानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं ठीक हूँ नील। वैसे भी तुम क्या करोगे आज छुट्टी लेकर, धानी ने कहा। लेकिन तुम्हें उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? क्या खा लिया तुमने? नील ने कहा। कुछ नहीं हुआ है मुझे। तुम ऑफिस जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धानी मुस्कुरा रही थी। अच्छा। नील को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपना सर हिलाते हुए बाहर जाने लगा। लिफ्ट से नीचे उतरा ही था कि उसे याद आया कि उसकी एक फ़ाइल घर में रह गई है। वो वापस घर में आ गया और बाहर का दरवाज़ा खोलने लगा। धानी को समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या हुआ है। शायद वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन अभी पूरा पक्का नहीं था, क्योंकि सिर्फ कुछ ही दिन बीते थे और अभी वो इंतज़ार करना चाहती थी। फिर उसने सोचा कि वानी को तो बता ही देती हूँ, वरना वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। इसलिए उसने वानी को फ़ोन लगा दिया। आजकल वानी उसका फ़ोन फ़ौरन उठा लेती थी, इसलिए आज भी उसने फ़ोन उठा लिया। हालांकि वो आधी रात को ही फ्लाइट से वापस लौटी थी। हेलो दी, कैसी हो? उसने उम्मीदी आवाज़ में कहा। अगर तू सो रही है तो मैं बाद में बात करती हूँ, धानी ने कहा। अरे नहीं दी, बोलो। वैसे मैं आधी रात को वापस आई थी और सोते हुए सुबह हो गई थी, वानी ने कहा। ठीक है, जब तू उठ जाएगी तो फिर बात करते हैं। धानी फ़ोन रखने लगी। वानी ने बहन की आवाज़ पहचान ली थी कि कुछ तो बहुत ज़रूरी है, वरना वो तकरीबन मैसेज करके फ़ोन करती है। इसलिए वो उठकर बैठ गई। हाँ दी, मैं उठ गई हूँ। बताओ क्या बात है? आप ठीक हो ना? वानी, आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट, धानी ने एकदम से कह दिया। उसे हिंदी के बजाय अंग्रेजी में कहना आसान लगा। वाट, आर यू सीरियस? वानी बिस्तर से ही उछल पड़ी। क्या कह रही हो दी? क्या सच में? हाँ वानी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, धानी ने सहजता से कहा। भाई नील अपनी फाइल लेने आया था। उसने भी ये शब्द सुन लिए और वो वहीं पर बुत बनकर खड़ा हो गया और आगे धानी क्या कहती है वो सुनने लगा। किसका बच्चा है जी? नील का ना? उधर से वानी ने कहा। हाँ नील का है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। हो भी सकती हूँ, क्योंकि सारे सिस्टम्स वैसे ही लग रहे हैं, धानी ने कहा। आपने टेस्ट नहीं किया क्या? वानी ने कहा। वो तो 3 महीने बाद होगा। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, पर पता नहीं क्यों तुम्हें बताने का दिल किया, धानी ने कहा। अच्छा दी, नील को बताया कि नहीं? वानी ने कहा। नहीं वानी, मैंने नील को कुछ भी नहीं बताया और बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि उसको उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है, कहते हुए धानी ने संक्षिप्त में सारी कथा सुना दी। ओ दी, अब क्या होगा? वानी के स्वर में चिंता थी। क्यों, तुझे अपनी दी पर विश्वास नहीं है कि क्या वो अपना बच्चा पैदा करके अकेली पाल भी सकती है? धानी ने कहा। नहीं दी, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि कुछ समय पहले तुम एक लड़के के साथ फ्लैट शेयर करने को तैयार नहीं थी और अब अकेले बच्चा पैदा कर लोगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी दी इतनी जल्दी बोल्ड बन जाएंगी, वानी ने कहा। वानी, मैं शुरू से ही बोल्ड हूँ, पर वो स्थिति कुछ और थी और अब मैं नील से प्यार करने लगी हूँ और अपने प्यार की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि नील को ये बात हजम ही नहीं होगी कि उसके और मेरे बीच कुछ हुआ भी था, क्योंकि वो उस वक्त बहुत नशे में था। उसे तो यह भी याद नहीं था कि मैं उस दिन अस्पताल नहीं गई हुई थी, मैं घर में ही थी, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। धानी एक ही सांस में सब कुछ बोल गई। बाहर नील खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और धानी का सामना कैसे करे। वो चुपचाप अपने कमरे में गया और फाइल उठाकर बाहर आने लगा तो उसके हाथ से टेबल पर पड़ा हुआ गिलास नीचे गिर गया। उसकी आवाज़ सुनकर धानी अपने कमरे से बाहर निकल आई। अरे नील, तुम अभी तक गए नहीं थे क्या? धानी ने कान से फ़ोन लगाया हुआ था। गया था, पर वो मेरी एक फ़ाइल घर पर ही रह गई थी, वही लेने आया हूँ, कहता हुआ नील तेज़ी से बाहर निकल गया। धानी को कुछ समझ नहीं आया। उधर से बानी हेलो हेलो कर रही थी। क्या हुआ दी? हाँ बानी, वो नील था, अपनी फ़ाइल लेने आया था, धानी ने कहा। दी, उसने सब कुछ सुन लिया है, वानी ने कहा। नहीं, अगर उसने सब कुछ सुन लिया होता तो कुछ तो रिएक्ट करता,
पर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने कुछ भी सुना है। धानी आत्मविश्वास से बोली, दी, आपको नहीं लग रहा है कि यह बात आपको नील को बता देनी चाहिए? वानी ने कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। धानी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। लेकिन अगर उसे पता चल गया तो? वानी धानी को समझाने लगी। तो देखा जाएगा। पहले यह तो कन्फर्म हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ भी या नहीं। तू मेरी बहन है, इसलिए तुझे बताया है, वरना मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कोई ज़बरदस्ती अपनाए। इसलिए मैं नील को कभी भी नहीं बताऊंगी कि यह उसका बच्चा है। धानी ने फ़ोन रख दिया और सोचने लगी कि क्या वानी की बात मान लेनी चाहिए या नहीं। सोचते हुए उसे फिर से उल्टी हो गई थी। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि वो प्रेग्नेंट है। नील नीचे आया और गाड़ी में बैठकर सोचने लगा कि क्या धानी ने जो कहा है वो सही है या फिर जो उसने सुना है वो उसका वहम है। यह सब क्या हो रहा है? उस दिन क्या हुआ था उसे याद नहीं था, पर कुछ तो हुआ था, यह तो उसे लग ही रहा था। क्या उसने धानी के साथ ज़बरदस्ती करी थी? पर ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है। धानी तो बहुत खुश है, तो फिर उसे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? वो धानी पर तो अविश्वास कर ही नहीं सकता है, लेकिन शादी के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं है। धानी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। धानी कभी भी झूठ नहीं बोल सकती, इतना तो वो धानी को जानता है। फिर अब क्या करे? वो धानी से प्यार नहीं करता, लेकिन धानी तो कहती है कि वो मुझसे प्यार करती है। नील ने अपना सर पकड़ लिया और सोचने लगा कि क्या वो भी उससे प्यार करता है? क्यों वो उसका ध्यान रखता है, उसकी परवाह करता है? शाम को जब वो ऑफिस में होता है तो उसका मन करता है कि वो जल्दी से घर जाए और एक नज़र धानी को देख ले। ये सब क्या है? उसने अपने सर को झटक दिया और गाड़ी स्टार्ट करके ऑफिस जाने लगा। लेकिन सारे रास्ते वो यही सोचता रहा कि क्या उसे भी धानी से प्यार है या सिर्फ दोस्ती के नाते ही वो सब कुछ करता है। फिर उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि क्यों नहीं उसे उस रात के बारे में कुछ भी याद आ रहा है। उसने उस दिन शराब क्यों पी ली थी, जबकि वो जानता था कि वो अपने होश पूरी तरह खो देता है। फिर उसे धानी पर गुस्सा भी आने लगा कि इतनी बड़ी बात उसने अभी तक क्यों नहीं बताई कि उस रात उन दोनों के बीच कुछ हुआ था। और अगर सच में धानी प्रेग्नेंट हो गई तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी तो मैं शादी के लिए भी तैयार नहीं हूँ, तो बच्चे को कैसे मैनेज करूँगा? ना जाने किन विचारों में वो गुम था। इसी उधेड़-बुन में वो कब ऑफिस पहुँच गया उसे पता भी नहीं चला। सारा दिन वो काम में व्यस्त रहा, पर मन का कोई कोना खाली सा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अजीब सा उसके साथ हो रहा है। हालांकि प्रत्यक्ष में उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था और वो उस बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, पर फिर भी ध्यान उन्हीं बातों की तरफ लगा हुआ था। शाम को भी वो सोच रहा था कि वो घर तभी जाएगा जब धानी अस्पताल के लिए निकल चुकी होगी। इसलिए वो देर तक ऑफिस में बैठकर काम करता रहा। राधा जब घर जाने लगी तो उसने देखा कि नील अभी तक ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, तो वो उससे कहने लगी, घर नहीं जाना क्या आज? बस मैम, ये ज़रा सा काम ख़त्म कर लूँ फिर जा रहा हूँ, नील ने कहा। आज क्या बात है नील, तुम तो घर जाने की जल्दी मचाते हो। आज क्या हुआ? राधा हंसते हुए बोली। वो मैम, मैंने पहले भी कभी काम के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया और आज भी नहीं करना चाहता, इसलिए बैठकर काम कर रहा हूँ। ना चाहते हुए भी नील के शब्द कड़वे हो रहे थे, जिसे राधा ने महसूस भी किया था। यू डू योर वर्क, कहकर राधा वहाँ से चली गई। धानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए उसने अस्पताल से छुट्टी ले ली थी। उसे लगातार उल्टियाँ हो रही थीं। नील ये सोचकर घर लेट गया था कि धानी अस्पताल चली गई होगी और उसे धानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे उसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला, उसे धानी के कमरे के बाथरूम से उल्टियाँ करने की आवाज़ आ रही थी। वो घबरा गया और वैसे ही भागकर धानी के पास चला गया। क्या हुआ धानी, तुम्हें इतनी उल्टियाँ क्यों आ रही हैं? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाता हूँ। नील धानी की पीठ थपथपाते हुए बोला। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, धानी तौलिए से अपना मुंह पोंछते हुए बोली। नील ने धानी को पकड़कर अंदर बिस्तर पर बिठा दिया और उसके पास पलंग पर ही बैठ गया। तुम्हें मुझसे कुछ कहना है क्या, कि तुम्हारी तबीयत क्यों खराब है? ना चाहते हुए भी नील के मुंह से निकल गया। तो धानी आवाक होकर उसका चेहरा ताकने लगी। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धानी ने कहा। धानी, मुझे पता है तुम्हें क्या हुआ है, नील ने कहा। क्या हुआ है? बस ऐसे ही ज़रा सी तबीयत खराब है, ठीक हो जाएगी, धानी ने लापरवाही से कहा। धानी, मेरी तरफ देखकर बोलो,
नील ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा। अच्छा, तो तुम जानते हो, फिर ये नौटंकी क्यों? धानी ने कहा। उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ था। क्योंकि मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम चाहो तो अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। नील ने नज़र चुराकर कहा। यू मीन एबॉर्शन? धानी गुस्से में बोली। हाँ धानी, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा। अभी तो यह भी नहीं पता कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। तो सिर्फ एक टेबलेट और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। नील की नज़रें अभी भी झुकी हुई थीं। नील, जरा नज़रें उठाकर बात करो, धानी ने कड़कती आवाज़ में कहा। क्या मतलब? नील ने कहा। मैं सच में अभी तैयार नहीं हूँ, शादी के लिए भी नहीं, तो बच्चा कहाँ से? ओह माय गॉड! नील ने अपना सर पकड़ लिया। मैंने तुम्हें किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं किया, ना ही फिजिकल होने के लिए और ना ही बच्चे के लिए। ये मेरा बच्चा होगा, अगर हुआ तो। धानी की आवाज़ में दृढ़ता थी। अभी तुम श्योर भी नहीं हो, फिर भी? ना जाने क्यों आज नील अपनी बात अधूरी ही छोड़ रहा था। हाँ फिर भी, क्योंकि मैं माँ बनना चाहती हूँ, कहते हुए धानी को फिर से उल्टी आने लगी। वो बाथरूम में जाने लगी तो नील भी उसके पीछे आने लगा। तो धानी ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और कहने लगी, नील अब तुम जाओ, मैं मैनेज कर लूँगी। नील बाहर आ गया और फिर अपना कमरा भड़ाक से बंद कर दिया। उस रात उन दोनों में फिर कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद भी कई दिनों तक दोनों खींचे खींचे से रहे। आखिरकार धानी ने टेस्ट कर लिया और वो पॉजिटिव ही आया। उस दिन धानी बहुत खुश थी। उसने नील को तो कुछ नहीं बताया, पर बानी को बता दिया। बानी, तुम सच में मौसी बनने वाली हो। दी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, पर मन में न जाने क्यों एक चिंता सी हो रही है कि तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, बानी ने कहा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, धानी ने कहा। दी, तुम नील को बता दो कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, बानी धानी को समझाने लगी। बिल्कुल भी नहीं, अगर वो चाहेगा तो मैं इस फ्लैट को छोड़ दूंगी, लेकिन नील से कोई भी मदद नहीं लूँगी। ना जाने क्यों धानी का चेहरा कठोर हो गया था। उसकी आवाज़ सुनकर बानी चुप हो गई। ठीक है दी, जैसी तुम्हारी मर्जी। नील को भी पता चल गया था कि धानी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो और परेशान हो गया था। अब दोनों की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। जब तक नील घर आता, धानी घर से जा चुकी होती और सुबह भी धानी देर से घर आती। तब तक नील ऑफिस चला जाता था। 3 महीने और बीत चुके थे। दोनों का आमना सामना बहुत ही कम होता था। धानी की तबीयत कुछ संभलने लगी थी। उसके अस्पताल में सबको पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है। किसी ने बातें बनाई, किसी ने उसकी हिम्मत की दाद दी, तो किसी ने उसको गालियाँ भी दी कि ऐसी औरतें ही हिंदुस्तानी सभ्यता को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। लेकिन धानी ने किसी की भी बातों को अपने दिल से नहीं लगाया। वो एक कान से बातें सुनती और फिर दूसरे कान से निकाल देती। उसे दो तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ दुनिया की नज़र में वो बुरी बन रही थी और फिर नील भी उसे इग्नोर कर रहा था। नील भी रोज़ अपने आप से लड़ता था। उसे धानी से इस तरह बर्ताव करना अच्छा नहीं लगता था। पर जब भी वो धानी के बारे में सोचने की कोशिश करता, उसे लगता कि वो अभी भी शादी और बच्चे के लिए तैयार नहीं है और धानी ने उसको ना बताकर उसके साथ गलत किया है। एक दिन नील घर वापस आया तो देखा धानी अस्पताल नहीं गई है और अपने कमरे में ही आराम कर रही है। उससे रहा नहीं गया। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे उन दोनों का आमना सामना हुए। वो धानी के कमरे में चला गया। उसने देखा धानी करवट बदल कर लेटी हुई है। उसे लगा वो सो रही है, पर तभी उसे धानी की सिसकी लेने की आवाज़ आई कि जैसे वो रो रही है। धानी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? नील से देखा नहीं गया कि वो रो रही है। धानी ने जवाब नहीं दिया। धानी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, नील कुछ गुस्से से बोला। तुम्हें क्या है? कोई भी मुझे कुछ भी कहे, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? धानी उठकर बैठ गई थी और फिर से रोने लगी। क्या हुआ, कुछ बताओगी भी? नील ने दोबारा पूछा। वो अस्पताल में लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। आज मैंने सुना कि 2 डॉक्टर आपस में कह रहे थे कि अगर डॉक्टर धानी को बच्चा ही पैदा करना था तो हम क्या मर गए थे? हमसे बोल दिया होता। और फिर दोनों एक दूसरे के साथ ताली मारकर हंसने लगे। धानी रोते हुए बोली, और तुमने सुन लिया? मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया उनका? नील ने गुस्से में कहा। किसका किसका मुंह तोड़ूं? रोज ही कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है। मैं हमेशा इग्नोर करती हूँ, पर हूँ तो मैं इंसान ही। कभी कभी बातें मन को चुभ जाती हैं।
धानी अपने आंसू पोंछ रही थी। तुम फालतू की बातों को दिल पर मत लगाया करो। लोगों का काम ही है दूसरों की बातों में टांग अड़ाना, इसलिए ज़्यादा मत सोचा करो। अभी तुम्हारा खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है, नील कहने लगा। ये तुम कह रहे हो नील, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाया है। धानी टेढ़ा मुंह बनाकर बोली। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इन सब से छुटकारा पा सकती हो, पर तुम ही नहीं मानी थी। तुम्हें शौक था माँ बनने का, वो भी अकेली, तो फिर झेलना भी पड़ेगा, नील ने कहा। नील, अगर हर काम औरत अकेली कर सकती है तो फिर माँ बनने के लिए पुरुष का सहारा क्यों? जब हम औरतें अपने बलबूते पर डॉक्टर बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, सेना में भर्ती हो सकते हैं, दुनिया का हर काम कर सकते हैं, तो सिर्फ माँ बनने के लिए ही पुरुष का सहारा लेना ज़रूरी क्यों होता है? जब कोई औरत अकेली माँ बनने का फैसला लेती है तो उस वक्त औरत के चरित्र पर उंगलियां क्यों उठाई जाती हैं? जब एक पुरुष किसी का बलात्कार करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, तब भी औरत को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है कि इसी का दोष होगा। क्यों? और जब दोनों की सहमति से सब कुछ होता है तब भी औरत को ही नीची नज़रों से देखा जाता है। क्यों? अभी धानी ने और भी कुछ बोलना था, पर उसे खांसी आ गई तो नील उसकी पीठ थपथपाने लगा। बस मेरी झांसी की रानी, आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। नील धानी को हंसाने लगा। नहीं नील, ये सोचने वाली बात नहीं है क्या? हम हर बात में विदेश का मुकाबला करते हैं, पर इस मामले में अभी भी पिछड़े हुए हैं। अस्पताल में सब मुझसे पूछते हैं कि इस बच्चे का पिता कौन है। मैं क्यों किसी को बताऊं? क्या सिर्फ माँ के नाम से एक बच्चे की पहचान नहीं हो सकती, जिसने 9 महीने अपने गर्भ में रखकर तकलीफ सहकर बच्चे को पैदा किया है? धानी हाँफने लगी थी। नील एकटक उसको देख रहा था। उसे लग रहा था कि एक नई धानी उसके सामने बैठी हुई है। क्या देख रहे हो? धानी ने उसको ऐसे देखते हुए देखकर कहा। अपनी धानी को। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बोल्ड हो। तुम्हारा ये रूप मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या तुमने किसी को नहीं बताया कि इस बच्चे का पिता मैं हूँ? नील ने आश्चर्य से कहा। नहीं, क्योंकि मुझे किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा निजी फैसला है, धानी ने कहा। उसकी आवाज़ में दृढ़ता साफ झलक रही थी। अब तो मुझे भी तुमसे। तभी नील के फ़ोन की घंटी बज गई। उसकी बात अधूरी रह गई थी। क्या बोलना चाह रहा था नील? धानी सोचती रही और नील फ़ोन लेकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो अंदर आया और कहने लगा, अमेरिका से तान्या का फ़ोन था। वो इंडिया आने वाली है। अच्छा, कब? धानी ने कहा। अगले महीने तक आ जाएगी, नील ने कहा। फिर दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। कमरे में एकदम खामोशी छा गई थी। फिर अचानक से नील कहने लगा, तान्या कह रही थी कि भाई, मुझे बुआ तो बना रहे हो, पर ननद कब बनाओगे? ननद मतलब? ओह अच्छा, लेकिन तान्या को किसने बताया? क्या तुमने? धानी ने कहा। नहीं तो। हाँ, बानी ने बताया होगा। दोनों अच्छी सहेलियां हैं ना, तो कोई बात सीक्रेट कैसे रह सकती है, नील ने कहा। ओह! धानी चुप हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दे। तभी नील कहने लगा, धानी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? धानी नील का चेहरा देखने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे नील ने कोई अनहोनी बात कह दी हो। पहले धानी ये सुनकर अवाक रह गई थी, फिर उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने कठोर स्वर में कहा, नहीं। नील को धानी से ऐसे उत्तर की आशा बिल्कुल भी नहीं थी। वो भी आश्चर्य से धानी को देखने लगा। पर क्यों? क्यों का क्या मतलब? बस मुझे शादी नहीं करनी है, धानी ने कहा। शादी ही नहीं करनी है या फिर मुझसे नहीं करनी है? नील चिढ़कर बोला। बस नहीं करनी, धानी ने कहा। क्यों? यही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं करनी? क्योंकि मैं किसी ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जो किसी और से प्यार करता हो, धानी ने कहा। मैंने शेफाली से प्यार नहीं किया था, बस उसकी खूबसूरती मुझे मोहित कर गई थी, वो भी कुछ समय के लिए। और तुम उस शख्स से शादी नहीं कर सकती, परंतु उसके बच्चे की माँ बन सकती हो। नील अभी भी बहुत चिढ़ रहा था। वो मेरी पसंद है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके बच्चे की माँ बन सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा अपना फैसला है। लेकिन शादी ज़िंदगी भर का फैसला है, उसमें 2 जिंदगियाँ शामिल हैं। मैं कैसे ज़िंदगी भर का फैसला 1 मिनट में कर लूँ? धानी का चेहरा अभी भी सख्त ही था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कमी है मुझ में जो तुम अपनी ज़िंदगी मेरे साथ बिताने के लिए सोच रही हो?
हालांकि तुम मुझसे प्यार भी करती हो। नील ने कहा। उसको धानी की फिलॉसफी समझ नहीं आ रही थी कि वो उससे प्यार तो करती है पर शादी नहीं करना चाहती। उसके बच्चे की माँ तो बन सकती है पर शादी से इनकार कर रही है। देखो नील, हम बच्चे नहीं हैं और शादी ज़िंदगी भर का फ़ैसला है। मैं नहीं चाहती कि तुम भावुक होकर अभी मुझसे शादी कर लो और उसके बाद में पछताओ। इससे अच्छा है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, धानी ने कहा। अगर तुमने ये बात सुनते ही मुझे प्रपोज़ कर दिया होता तो बात अलग थी, पर अब नहीं। नील कुछ देर सोचता रहा, फिर कहने लगा, क्या बुराई है मुझ में जो तुम शादी से इनकार कर रही हो? अच्छा, क्या अच्छाई है तुझ में जो मैं तुमसे शादी करूं? धानिया हंसते हुए बोली। क्या मतलब तुम्हारा? हैंडसम हूँ, अच्छी नौकरी है, लड़कियां तो लाइन लगाकर खड़ी हैं मेरे पीछे। नील अब सामान्य हो गया था। हाँ, एक लड़की को तो पटा नहीं सके, भाई बनाकर चली गई। धानी जोर जोर से हंसने लगी। नील धानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा। धानी के पैरों में बहुत सूजन आ जाती थी। नील उसके लिए गर्म पानी लाता और फिर उसके पैर उसमें डाल देता। नील, मैं कर लूँगी। धानी को अजीब लगता था। मैं कर रहा हूँ ना, तुम तो अपना ध्यान नहीं रखती। कब से कह रहा हूँ कि अस्पताल से छुट्टी ले लो, पर नहीं। काम बहुत ज़्यादा प्यारा है ना तुम्हें, अपनी और अपने बच्चे की सेहत नहीं। नील शिकायत करता है। नील, मुझे पता है कि क्या करना है, तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे इन सब के बारे में जानकारी है। धानी कहती है। हाँ, पता है, तुम दिमाग की डॉक्टर हो, गायनकोलॉजिस्ट नहीं हो। और वो तुम्हारी डॉक्टर कविता, वो ही तुम्हें देखती है ना, उसे भी नहीं पता कि इस वक्त तुम्हें छुट्टी दे देनी चाहिए। नील कहता है। नील, औरतें तो 9 महीने काम करती हैं और अभी तो 7वां महीना चल रहा है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। धानी समझाने की कोशिश करती है, पर नील हर वक्त उसके लिए परेशान रहता है। धानी को बहुत अच्छा लगने लगा था कि नील उसका ध्यान रख रहा है। एक दिन धानी अस्पताल से आई थी कि नील उसके लिए चाय बना रहा था। दोनों बालकनी में बैठकर चाय पीने लगे। तभी धानी ने कहा, आह, क्या हुआ, सब ठीक है ना? नील उसकी तरफ देखने लगा। हाँ, बच्चे ने मूवमेंट करी है। धानी अपने पेट पर हाथ रखकर बोली। क्या मतलब? बच्चा कैसे मूव कर सकता है? नील आश्चर्य से बोला। इधर आओ, यहाँ पर हाथ रखो। धानी ने उसे अपने पास बुलाया और अपने पेट पर हाथ रखवा दिया। नील को एक अजीब सा एहसास हुआ, जो कि आज तक के किसी भी एहसास से अलग था। ये क्या है धानी? यही तो बच्चे की मूवमेंट है, जिसे मैं रोज़ महसूस कर सकती हूँ। धानी भावुक होकर बोली। सच में तुम बिल्कुल सही हो। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुम्हें बच्चे को पैदा करने से मना किया। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ धानी। क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? नील के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है नील, धानी ने कहा। फिर मुझसे शादी कर लो, मैं इस बच्चे को नाम देना चाहता हूँ। नील शर्मिंदा था। धानी हंसने लगी। किसने कहा है कि इस बच्चे को नाम नहीं मिलेगा? नील, ये मेरा बच्चा है और मेरे नाम से ही जाना जाएगा। तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त धानी का चेहरा कठोर हो गया था। तुम मुझे कभी भी माफ़ नहीं करोगी क्या? मैं सच में शर्मिंदा हूँ, नील ने कहा। तुम ऐसी बातें मत करो नील, जिससे मुझे दुख हो, धानी ने कहा। ठीक है, मत करो शादी। अब मैं तुमसे नहीं करूँगा जब तक तुम तैयार नहीं होगी। मैं शादी के बारे में बात नहीं करूँगा, पर प्लीज़ मुझे अपने बच्चे से दूर मत करना। नील भी भावुक हो गया था। उस दिन धानी का ऑफ था। रात को पूरा डिनर नील ने बनाया, वो भी धानी की पसंद का। चिकन करी बिरयानी। तुमने मेरे लिए नॉनवेज बनाया? धानी खुश होकर बोली। हाँ, अपने हाथों से, मैगजीन पर देखकर। खाकर बताओ कैसा बना है। नील ने उसकी प्लेट पर खाना परोसते हुए कहा। तुमने मेरे लिए बनाया है तो अच्छा ही बना होगा। लेकिन मेरा मन तो राजभोग खाने का भी कर रहा है, धानी कहने लगी। राजभोग? अब वो कहाँ से लाऊं यार, अभी तो सब बंद हो गया होगा। नील परेशान हो गया। मुझे तो बस राजभोग ही खाना है, चाहे कहीं से भी लेकर आओ। धानी चिल्ला रही थी और नील उसके नखरे उठा रहा था। अच्छा, पहले डिनर कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए राजभोग लेकर आता हूँ। धानी ने खाना खा लिया, फिर जिद करने लगी कि वो भी साथ जाएगी राजभोग लेने।
दोनों गाड़ी में बैठकर राजभोग लेने चल दिए। उस वक्त किसी भी दुकान पर राजभोग नहीं मिल रहा था और धानी जिद पकड़कर बैठी हुई थी कि उसे राजभोग ही खाना है। रात के 2 बज गए थे। नील थक कर कहने लगा, चलो मैं तुम्हें घर में राजभोग बना देता हूँ। सो स्वीट, पर अब मेरी इच्छा ख़त्म हो गई है। पर आज तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए थैंक यू। धानी मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, नील अपनी धुन में कह गया तो धानी उसे आश्चर्य से देखने लगी। मेरा मतलब एनीथिंग फॉर यू। रात को बहुत देर जागने के कारण दोनों बहुत देर से सोए और बहुत लेट उठे। वैसे भी दूसरे दिन इतवार था और नील की छुट्टी थी। सुबह के 9 बज गए थे और दोनों ही अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी बहुत लंबी डोरबेल बजी। नील हड़बड़ाकर उठा तो देखा कि तान्या और बानी दोनों दरवाजे के बाहर खड़ी हैं। सरप्राइज! दोनों चिल्लाकर बोली। अरे तुम दोनों एक साथ? तान्या तू कब आई? नील तान्या को गले लगाकर बोलने लगा। बस भाई, परसों दिल्ली पहुंची थी बानी के पास और आज फिर सुबह की फ़्लाइट से हम दोनों यहाँ आ गए, आप दोनों को सरप्राइज़ देने के लिए। अच्छा भाई, मेरे भतीजे की मम्मी कहाँ हैं? तान्या बोली। वो अपने कमरे में सो रही है। नील दोनों को अंदर लेकर आया। और तुम्हें कैसे पता कि भतीजा ही होगा? भतीजी भी तो हो सकती है। नहीं, मुझे पता है भतीजा ही होगा, तान्या ने कहा। दी, बानी बाहर से ही चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर धानी अपने कमरे से बाहर निकल आई। तुम दोनों एक साथ? कैसे, कब? धानी ने बानी को गले से लगा लिया। दी, मैं देखना चाहती थी कि तुम और मोटी होकर कैसी लगती हो, बानी हंसकर बोली। तुम मेरी धानी को मोटी बोल रही हो? नील ने आंखें तरेरते हुए कहा। अच्छा, तुम्हारी धानी? यहाँ तो सब कुछ बदला हुआ है, बानी ने कहा। कुछ नहीं बदला। ये बताओ तुम दोनों एक साथ कैसे? धानी ने कहा। वो हमने फ़ोन पर ही सारे प्रोग्राम बना लिए थे और फिर आप दोनों को सरप्राइज़ भी तो देना था, बानी ने कहा। और तान्या, तू कब आई अमेरिका से? और तेरे मियाँ जी नहीं आए? धानी ने कहा। नहीं दी, वो बाद में आएंगे, तान्या ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और फिर कहने लगी, आप दोनों शादी कब कर रहे हो? धानी ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, पर नील कहने लगा, क्या मतलब? मतलब हम दोनों आप दोनों की शादी करवाने आए हैं, तान्या ने कहा। धानी ने बानी की तरफ देखा तो वो दूसरी तरफ देखने लगी। अच्छा, तुमसे किसने कहा कि हम दोनों शादी करने वाले हैं? नील ने कहा। तो बच्चा इस दुनिया में आकर पापा किसको बुलाएगा? तान्या ने कहा। मैं उस बच्चे की माँ भी हूँ और पिता भी। वो मेरे नाम से ही जाना जाएगा, धानी ने कठोरता से कहा। वो अभी तक नील को माफ़ नहीं कर पाई थी। तान्या कुछ कहने लगी तो नील ने रोक दिया। तान्या, तुम हमारे बीच मत पड़ो। यहाँ पर हंसी खुशी रहो। जब हमें जो करना है हम कर लेंगे। ठीक है नील, हम दोनों कुछ नहीं बोलेंगे, पर इस बारे में सोचो तो सही। दी, तुम भी, आखिर इस बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। बानी भी बीच में कूद पड़ी। बानी, नील ने कहा है कि हमारे मामले से दूर रहो। हमें जब जो करना है हम कर लेंगे। धानी ने भी नील की ही बात दोहराई। देखा तान्या, दोनों एक दूसरे की भाषा बोल रहे हैं। प्यार करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, पर शादी नहीं करेंगे। बता सकते हो क्यों? बानी ने कहा। यह हमारा निजी मामला है, धानी और नील एक साथ बोले। देखा तान्या, अब तो ये दोनों बातें भी एक सुर में करते हैं। फिर क्या प्रॉब्लम है शादी करने में दी आपको? बानी ने कहा। बानी, तुम उसे मजबूर मत करो। जब वो मुझसे शादी करना चाहेगी तो कर लेगी। तुम उसके लिए परेशान मत हो, नील ने कहा। तभी तान्या ने बानी को इशारा किया कि वो अभी चुप रहे, तो बानी चुप हो गई। रात को तान्या और नील दोनों भाई बहन एक कमरे में सोए हुए थे। तान्या नील को समझाने लगी कि वो किसी तरह से धानी को शादी के लिए राज़ी कर ले। मैं कोशिश कर रहा हूँ तान्या, तुम्हें तुम्हारी भाभी ज़रूर मिल जाएगी, नील ने कहा। बानी भी धानी को समझाने लगी। दी, नील आपसे प्यार करता है और आपको उसने खुद ही शादी के लिए प्रपोज़ किया है। फिर आप ना क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसकी बातें मन से निकल ही नहीं रही हैं। जब भी उसके साथ जीवन बिताने के बारे में सोचती हूँ तो उसकी कही हुई बात याद आ जाती है। धानी जैसे बेबस थी। कई बार हमें बहुत कुछ भूलना पड़ता है, खासकर तब जब अपने और अपने बच्चे के भविष्य का सवाल हो।
दी, मैं आपके बच्चे को पालने को लेकर बिल्कुल भी संदेह नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि अपने बच्चे को आप अच्छे से पाल सकती हो, पर फिर भी बच्चे को अपने पिता का सहारा चाहिए होता है। इस वक्त आप गुस्से में हो, पर भविष्य में आपको पछतावा भी हो सकता है, इसलिए मेरी बात पर गौर ज़रूर करना। वानी ने धानी को बहुत समझाया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। दोबारा उस घर में नील और धानी की शादी को लेकर कोई बात नहीं हुई। सब बड़े मज़े से रह रहे थे, हंसी मजाक करते हुए। एक महीना और बीत गया। धानी को 8वां महीना लग चुका था। वानी वापस चली गई थी, लेकिन तान्या वहीं पर थी। वो धानी का बहुत ख्याल रखती थी। नील भी तान्या के आने से थोड़ा सुकून में आ गया था। एक दिन धानी के पेट में दर्द शुरू हो गया था। नील ऑफिस जाने लगा था। वो धानी के कमरे में आया तो धानी करा रही थी। क्या हुआ तुमको? नील घबराकर बोला। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, धानी ने कहा। लेकिन मैंने तो सुना है कि 8वें महीने में बच्चा पैदा नहीं होता, नील ने मासूमियत से कहा। किसने कहा तुमसे? अपनी फिलॉसफी मत छोड़ो, जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर चलो, धानी चिल्ला रही थी। तान्या और नील दोनों धानी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और चिंता में पड़ गए। ये कैसे हो गया? क्या हुआ डॉक्टर? कोई खतरे वाली बात है क्या? नील घबराकर बोला। हाँ, खतरे वाली बात तो है, क्योंकि बच्चे ने पेट में पोटी कर दी है। अगर अभी बच्चे को ना निकाला गया तो धानी की जान को खतरा हो सकता है, डॉक्टर ने कहा। क्या? क्या मतलब है इसका? नील ये सब सुनकर घबरा गया। मतलब यह है नील कि धानी की जान को खतरा है, इसलिए अभी ऑपरेशन करना होगा। प्लीज़ डॉक्टर, मेरी धानी को बचा लो। प्लीज़ कुछ भी करो, बस उसको बचा लो। नील डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ाने लगा। हो सकता है बच्चा ना बच पाए, डॉक्टर ने कहा। वहीं पर धानी भी बिस्तर पर लेटी हुई दर्द से करा रही थी। यह सब सुनकर वो कहने लगी, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरी धानी को बचा लो, नील कहने लगा। तो धानी उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, डॉक्टर ने कहा और धानी को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। पूरे आधे घंटे बाद धानी ने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर बाहर आकर कहने लगी, नील बेटा हुआ है। धानी तो ठीक है ना? नील को बस धानी की परवाह थी। हाँ, तुम्हारी धानी बिल्कुल ठीक है, बस अभी बेहोश है। चलो अपने बेटे को देख लो, डॉक्टर ने कहा। नील ने देखा कि एक बहुत ही प्यारा बच्चा जो बिल्कुल रुई की तरह लग रहा था, धानी के पास लेटा हुआ है। कुछ देर बाद धानी को होश आ गया था। उसने अपने बेटे को देखा और फिर नील को कहने लगी, नील, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नील डॉक्टर को बुलाने बाहर जा रहा था। उसके कदम रुक गए। वो कहने लगा, क्या कहा तुमने? मुझसे शादी करोगे? धानी ने कहा। अभी कर लें, नील ने कहा और धानी का हाथ पकड़ लिया और उसको अपने होठों से लगा लिया। तभी तान्या और बानी दोनों कमरे में आए और बानी तान्या के हाथ पर ताली मारकर कहने लगी, मैंने कहा था ना कि मेरी दी जल्दी ही मान जाएंगी। पर दी, ये चमत्कार हुआ कैसे? जब मैंने सुना कि नील डॉक्टर से कह रहा था कि मेरी धानी को बचा लो, तो मुझे भी एहसास हो गया था कि नील सच में मुझसे प्यार करने लगा है। और तभी मैंने फैसला किया था कि अगर मैं बच गई तो नील को प्रपोज करूँगी। धानी की आंखों में नील के लिए प्यार ही प्यार था। आखिर उन दोनों का मिलन हो ही गया।